हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कक्षा छठवीं के हिंदी विषय के मल्हार पाठ्य पुस्तक का पाठ 7 जलाते चलो का संपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखेंगे। चलिए देखते हैं। पाठ से आइए अब हम इस कविता से अपनी मित्रता को और घनिष्ठ बना लेते हैं। आइए अब हम इस कविता से अपनी मित्रता को और घनिष्ठ बना लेते हैं। इसके लिए नीचे कुछ गतिविधियां दी गई हैं। हो सकता है कि इन्हें करने के लिए आप कविता को फिर से पढ़ने की आवश्यकता का अनुभव करें। मेरी समझ से, जिसमें क है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सी बात इस कविता में मुख्य रूप से कही गई है। विकल्प 1, भलाई के कार्य करते रहना। विकल्प 2, दीपावली के दीपक जलाना। विकल्प 3, बल्ब आदि जलाकर अंधकार दूर करना। विकल्प 4, तिमिर मिलने तक नाव चलाते रहना। ध्यान देना है, जो भी सही ऑप्शन है आप उसके सामने तारा बनाएंगे। कविता पढ़ते समय जब हम अर्थ समझते हैं उस अर्थ पे ध्यान देंगे तो इसके उत्तर को आप आसानी से लिख सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। विकल्प 1 होगा भलाई के कार्य करते रहना। प्रश्न 2, जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। यह वाक्य किससे कहा गया है। तूफान से, मनुष्यों से, दीपकों से, तिमिर से, किससे कहा गया है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको उत्तर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। किससे कहा गया है, मनुष्यों से। अब अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने ये ही उत्तर क्यों चुने। छात्र स्वयं करें। आप ऐसे लिख सकते हैं कि उक्त विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर वही था और कविता को पढ़ते समय उसके बारे में ही बताया गया था, इसलिए मैंने उत्तर उसी को चुना। ऐसे आप लिख सकते हैं। मिलकर करें मिलान। कविता में से चुनकर कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो शब्द, अर्थ या संदर्भ दिया है। पहला है अमावस, दूसरा पूर्णिमा, तीसरा है विद्युत दिए, चौथा युग। अर्थ यहाँ दिया है पूर्णमासी यह तिथि जिस रात चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। विद्युत दिए अर्थात बिजली से जलने वाले दीपक, बल्ब आदि उपकरण। तीसरा समय, काल, युग संख्या में 4 माने जाते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 4, अमावस्या जिस रात आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता। तो जो भी अर्थ सही होगा इसका उसके साथ लगाना है। जैसे अमावस का क्या अर्थ सही होगा, अमावस्या जिस रात आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता। दूसरा पूर्णिमा, पूर्णिमा का मिलान करेंगे। पूर्णमासी वह तिथि जिस रात चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। विद्युत दिए, इसका मिलान आप करेंगे। विद्युत दिए अर्थात बिजली से जलने वाले दीपक, बल्ब आदि उपकरण। युग, युग समय, काल, युग संख्या में 4 माने गए हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इस तरह मिलान करते हुए आप इसे लिखेंगे। पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में भी लिखिए।
दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा दरा पर दियाई के भी यदि कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। तो इस कविता को आप ध्यान से पढ़ेंगे। इसका अर्थ। उत्तर, कवि ने संदेश दिया है कि संघर्ष और सफलता की कहानी निरंतर चल रही है। हमें निराश और हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी दीपक जल रहा है तो मानवता फैलती रहेगी। प्रेम, त्याग व ज्ञान के संदेश संसार में फैलेंगे और जीवन सार्थक होगा। इस तरह इसका उत्तर आप लिखेंगे। कवि ने संदेश दिया है कि संघर्ष और सफलता की कहानी निरंतर चल रही है। हमेशा निराश और हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि अगर एक भी दीपक जल रहा है तो मानवता फैलती रहेगी। प्रेम, त्याग व ज्ञान के संदेश संसार में फैलेंगे और जीवन सार्थक होगा। सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए, यानी पूरी कविता आपको पढ़नी है। पता लगाइए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। कविता में अंधेरे या तिमिर के लिए किन किन वस्तुओं के उदाहरण दिए गए हैं, किन के उदाहरण दिए हैं। जब कविता पढ़ेंगे तो आपको वह शब्द आ जाएंगे, जैसे अमावस, निशा, तिमिर की सरिता, तिमिर की शिला, पवन और तूफान। ये सब अंधेरा के लिए, तिमिर के लिए प्रयोग किए गए हैं। यह कविता आशा और उत्साह जगाने वाली कविता है। इसमें क्या आशा की गई है, यह आशा क्यों की गई है। प्रश्न आप पढ़ें। उत्तर, यह कविता जीवन रूपी दीप में स्नेह व अपनापन रूपी तेल भरकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह कविता जीवन रूपी दीप में स्नेह व अपनापन रूपी तेल भरकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। निराशा के बीच ही आशा की एक किरण दिखाई देती है। मानव और विश्व कल्याण हेतु हमें महापुरुषों के पदचिन्हों पर चलना होगा। कहाँ चलना होगा? महापुरुषों के पदचिन्हों पर। प्रेम, सद्भावना और मानवीय सौहार्द से यह जीवन खुशहाल बनता है। नई पीढ़ी इतिहास में हुए महान लोगों से प्रेरणा लेकर एक सुंदर भविष्य की नींव रखेगी। कविता मनुष्य के हृदय में विश्व बंधुत्व की आशा जागृत करती है। ये इसका उत्तर होगा। कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात कही गई है। तो कविता पढ़ते समय देखे थे। उत्तर होगा, मनुष्य आशा रूपी दीपक जलाकर रखे। स्नेह से भरे दीपक चारों ओर जले और बिना स्नेह वाले विद्युत दिए बुझा देना चाहिए। यानी स्नेह के दीपक जलना चाहिए, बिना स्नेह वाले विद्युत दिए बुझा देना चाहिए, क्योंकि बनावटी वस्तुएं बाधा उत्पन्न करती हैं। ये उत्तर होगा। कविता की रचना। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो दरा का अंधेरा मिटेगा। इन पंक्तियों को अपने शिक्षक के साथ मिलकर लय सहित गाने या बोलने का प्रयास कीजिए। आप हाथों से ताल भी दे सकते हैं। दोनों पंक्तियों को गाने या बोलने में समान समय लगाया अलग अलग। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि इन पंक्तियों को बोलने या गाने में लगभग एक समान समय लगता है। केवल इन दो पंक्तियों को ही नहीं, इस कविता की प्रत्येक पंक्ति को गाने में या बोलने में लगभग समान समय ही लगता है। यानी पूरी कविता पढ़ेंगे तो उसे गाने और बोलने में प्रत्येक पंक्ति को एक समान ही लगता है समय, एक समान ही समय लगता है। इस विशेषता के कारण यह कविता और अधिक प्रभावशाली हो गई है। आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको और भी अनेक विशेष बातें दिखाई देंगी। क्या? इस कविता को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस कविता की विशेषताओं की सूची बनाइए। जैसे यह कविता
कि पंक्तियों को 2 4 के क्रम में बांटा गया है आदि। ख, अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा भी कीजिए। उत्तर, विद्यार्थी कविता पढ़कर स्वयं ही सूची बनाएंगे और कक्षा में साझा करेंगे। इसको आपको स्वयं ही करना है। मिलान, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं। मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़िए। स्तंभ 1, स्तंभ 2। आपको इसे भी पढ़ना, इसे भी ध्यान से पढ़ना है। कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा, विश्व की भलाई का ध्यान रखे बिना प्रगति करने से कोई लाभ नहीं होता। विश्व में सुख शांति क्यों कम होती जा रही है? विश्व की समस्याओं से एक न एक दिन छुटकारा अवश्य मिलेगा। दूसरों के सुख चैन के लिए प्रयास करते रहिए। तो इसमें जो विकल्प आपको सही है उसे आप, जो इसका अर्थ सही है उसे आप मिलाएंगे। चलिए देखते हैं। दिया, विश्व की समस्याओं से एक न एक दिन छुटकारा अवश्य मिलेगा। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। अब इसमें जो सही है उस पर आप, उससे आप इसका मिलान करेंगे। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, दूसरों के सुख चैन के लिए प्रयास करते रहिए। मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही अमावस निशा से। अब इसका जो भी आपको सही होगा, जो भी स्तंभ 2 में जो भी अर्थ सही होगा उसके साथ इसका मिलान करेंगे। विश्व में सुख शांति क्यों कम होती जा रही है? विश्व में सुख शांति क्यों कम होती जा रही है, इसका अर्थ होगा बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो बुझाओ इन्हें यौन पथ मिल सकेगा। इसका आप मिलान करेंगे। विश्व की भलाई का ध्यान रखे बिना प्रगति करने से कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए विश्व की भलाई हमें करना ही है। इस तरह आप इसका मिलान करेंगे। अनुमान या कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। दीपक और तूफान की यह कौन सी कहानी हो सकती है जो सदा से चली आ रही है और चलती रहेगी? उत्तर, दिए और तूफान की यह कहानी एक रूपक है जो जीवन के संघर्ष और चुनौतियों का प्रतीक है। किसका? संघर्ष और चुनौतियों का प्रतीक है। दीपक को यहाँ आशा, साहस और अच्छाई का प्रतीक माना जा सकता है। दीपक को यहाँ आशा, साहस और अच्छाई का प्रतीक माना जा सकता है, जबकि तूफान कठिनाइयों, बाधाओं और विपरीत परिस्थितियों का। यह कहानी सदा से चली आ रही है और चलती रहेगी। इसका अर्थ यह है कि जीवन में हमेशा चुनौतियाँ आती रहती हैं, लेकिन आशा और धैर्य का दीपक इन चुनौतियों का सामना करते हुए जलता रहता है। इस तरह इसका अर्थ आप लिखेंगे। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। दीपक की यह सोने जैसी लौ क्या हो सकती है जो अनगिनत सालों से जल रही है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे। यह सोने जैसी लौ ज्ञान, प्रेम, सत्य और मानवता का प्रतीक है। ज्ञान, प्रेम, सत्य और मानवता का प्रतीक है जो अनगिनत वर्षों से जल रही है और सदा जलती रहेगी। यह शाश्वत आदर्शों और मूल्यों का भी प्रतीक है जो समय के साथ कभी समाप्त नहीं होते। इस तरह इसका उत्तर होगा। शब्दों के रूप कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा से। अमावस का अर्थ होता है अमावस्या। इन दोनों शब्दों का अर्थ तो समान है, लेकिन इनके लिखने बोलने में थोड़ा सा अंतर है। ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इनसे मिलते जुलते दूसरे शब्द कविता से खोज कर लिखिए। ऐसे ही कुछ अन्य शब्द आपस में चर्चा करके खोजिए और लिखिए। तो दिया, उजेला, अनगिन ऐसे शब्द आए हैं, और भी हमें इस तरह के शब्द ढूंढना है। तो जैसे हो गया किनारा, दिवस, सरित, ये शब्द हो गए। अब इसका अर्थ देखना है।
दिया दीप, उजेला उजाला, अनगिन अनगिनत, किनारा तट, दिवस दिन, सरित सरिता। ये इसका अर्थ। ऐसे आप 2-3 शब्द जोड़ेंगे और इसका अर्थ आप लिखेंगे। अर्थ की बात, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। इस पंक्ति में चलो के स्थान पर रहो शब्द रख कर पढ़िए। चलो के स्थान पर रहो शब्द रख कर पढ़िए। इस शब्द के बदलने से पंक्ति के अर्थ में क्या अंतर आ रहा है, अपने समूह में चर्चा कीजिए। उत्तर, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर में अगर चलो के स्थान पर रहो शब्द रखा जाए तो पंक्ति बनती है जलाते रहो ये दिए स्नेह भर भर, ये बन जाएगा। इस बदलाव से पंक्ति के अर्थ में मुख्य अंतर यह है कि चलो प्रेरित करता है कि दिए जलाने की प्रक्रिया को शुरू किया जाए, जबकि रहो पहले से जारी प्रक्रिया को बनाए रखने का सुझाव देता है। ये इन दोनों में अंतर आएगा। अर्थ में यही इन दोनों के अंतर आएगा कि यह जलाने की प्रक्रिया शुरू करने की बात करता है चलो, तो रहो क्या है, जो जल रहा है उसको बनाए रखने की बात करता है। ख, कविता में प्रत्येक शब्द का अपना विशेष महत्व होता है। यदि वे शब्द बदल दिए जाएं तो कविता का अर्थ भी बदल सकता है और उनकी सुंदरता में भी अंतर आ सकता है। नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं। पंक्तियों के सामने लगभग समान अर्थों वाले कुछ शब्द दिए गए हैं। आप उनमें से वह शब्द चुनिए जो इस पंक्ति में सबसे उपयुक्त रहेगा। जैसे बहाते चलो तुम वह निरंतर, जो नया नाव नौका ये शब्द दिए हैं, तो आपको जो सही लगेगा उसे आपको इसमें रिक्त स्थान में रखना है। जैसे नाव, बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर। कभी तो तिमिर का मिलेगा तट तीर किनारा, जो शब्द यहाँ उपयुक्त है उसे आप यहाँ लिखेंगे। जैसे यहाँ किनारा, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। रहेगा पर दिया एक भी यदि, धरा धरती भूमि में से कौन सा शब्द उपयुक्त होगा है उसे आप यहाँ लिखेंगे। धरा, रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि। कभी तो निशा को मिलेगा प्रातः सुबह सवेरा, जो उचित है यहाँ लिखेंगे। कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने की, अंधकार तिमिर अंधेरे की, तो जो सही है उसे आप यहाँ रखेंगे तिमिर। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की। चुनौती बार स्वीकार की थी, चुनौती बार स्वीकार की थी। प्रथम अव्वल पहले, तो प्रथम, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। यानी आपको जो सही पढ़ते समय लय में लगे, रसपूर्ण लगे, उस शब्द को आप यहाँ पर रखेंगे। प्रतीक, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। निशा का अर्थ है रात और सवेरा का अर्थ है सुबह। आपने अनुभव किया होगा कि कविता में इन दोनों शब्दों का प्रयोग रात और सुबह के लिए नहीं किया गया है। अपने समूह में चर्चा करके पता लगाइए कि निशा और सवेरा का इस कविता में क्या क्या अर्थ हो सकता है। संकेत, निशा से जुड़ा है अंधेरा और सवेरे से जुड़ा है उजाला। तो कविता आप पढ़ेंगे और जो भी इसके अर्थ देने वाले होंगे उसको आप यहाँ लिखेंगे। उत्तर, इस कविता में निशा और सवेरा प्रतीकात्मक रूप से प्रयोग किया गया है। यहाँ निशा का अर्थ सामान्यतः केवल रात या अंधकार नहीं है, बल्कि यह जीवन में आने वाले कष्ट, समस्याएं और अज्ञानता का प्रतीक हो सकता है। किसका? कष्ट, समस्याएं और अज्ञानता का प्रतीक हो सकता है। इसी प्रकार सवेरा केवल सुबह का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह आशा, सुख, समाधान, ज्ञान और प्रकाश की ओर संकेत करता है।
इसलिए कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा का अर्थ यह हो सकता है कि कठिनाइयों के बाद अंततः जीवन में उजाला, शांति और समाधान आएगा। अंधकार निशा के बाद प्रकाश सवेरा का आना एक स्वाभाविक क्रम है और इसी आशा का संदेश कविता के माध्यम से दिया गया। तो इसका अर्थ आप इस तरह से लिखेंगे। कविता में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में मिलकर इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें उपयुक्त स्थान पर लिखिए। सवेरा, यहाँ बादल बना हुआ है। दिए शब्द सवेरा के अर्थ से संबंधित है। दिए शब्द सवेरा का अर्थ दे रहा है, इसलिए यहाँ दिए शब्द हो जाएगा। अंधेरा शब्द नहीं दे रहा है, अमावस शब्द नहीं दे रहा है, पूर्णिमा शब्द भी दे रहा है। इसी तरह से दिवस, जलना, स्वर्ण, ज्योति, उजेला, लव, ये शब्द पट्टिका में दिए हुए हैं जो सवेरा से संबंधित है, सवेरा का अर्थ दे रहे हैं। दिए, अधेरा, अमावस, पूर्णिमा, दिवस, तिमिर, नाव, किनारा, शिला, ज्योति, उजेला, तूफान, लव, स्वर्ण, जलना, बुझना। इन शब्दों में ये शब्द आपके किसका सूचना देते हैं? सवेरा का। प्रश्न आप पढ़े ही हैं। इन शब्दों में जो निशा, अधेरा का, रात का सूचना दे, उनको आपको इस बादलों में लिखना है। अंधेरा, अमावस, तिमिर, नाव। नाव भी चलने का नहीं, अस्थिर में। किनारा, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। किनारा भी सवेरा के अर्थ में आएगा, लेकिन चूँकि तिमिर का किनारा मिलेगा तो उन शब्दों में इसका समावेश नहीं होगा। कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा, इसलिए किनारा भी है। शिला, तूफान, बुझना, ये शब्द निशा के प्रतीक हैं। अपने समूह में मिलकर निशा और सवेरा के लिए कुछ और शब्द सोचिए और लिखिए। नीचे दिए गए चित्र देखिए और इन पर विचार कीजिए। चित्र दिख रहे हैं, पहाड़, फूल, रात, दिन, चंद्रमा। तो उत्तर लिखेंगे। इस छब में दिए गए प्रश्न के अनुसार निशा और सवेरा के लिए कुछ अन्य शब्द सोचना और लिखना है। सोचिए और लिखिए। निशा के लिए अन्य शब्द हो सकते हैं रात, रात्रि, अंधकार, रजनी इत्यादि। और सवेरा के लिए अन्य शब्द हो सकते हैं प्रभात, भोर, प्रातःकाल, उजाला, अरुणोदय इत्यादि। तो इस तरह इसका उत्तर आप देंगे। पंक्ति से पंक्ति। जलादीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। कविता की इस पंक्ति को वाक्य रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। तुम्ही ने पहला दीप जला, तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। अब नीचे दी गई पंक्तियों को इसी प्रकार वाक्यों के रूप में लिखिए। पहला है बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर। इसे आप वाक्य रूप में लिखेंगे, तुम वह नाव निरंतर बहाते चलो, तुम वह नाव निरंतर बहाते चलो। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। इसे जब वाक्य रूप में आप लिखेंगे तो स्नेह भर ये दिए जलाते चलो। बुझाओ इन्हें यो न पथ मिल सकेगा। इसे आप लिखेंगे इन्हें बुझाओ यो पथ नहीं मिल सकेगा। मगर विश्व पर आज क्यों दिवसी में घिरी आ रही है अमावस निशा से। इसे आप लिखेंगे मगर आज विश्व पर दिवस में ही अमावस निशा क्यों घिरती आ रही है। इस तरह से इसे साधारण वाक्य में आप बदलेंगे। सा, सी, से का प्रयोग। घिरी आ रही है अमावस निशा से, स्वर्ण से जल रही और जलती रहेगी। यहाँ सी आया है ना। तो इन पंक्तियों में कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची है निशा से और स्वर्ण से। इनमें सी
शब्द पर ध्यान दीजिए। यहाँ सी शब्द समानता दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? समानता शब्द दिखाने के लिए। सा, सी, से का प्रयोग जब समानता दिखाने के लिए किया जाता है तो इनसे पहले योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आप भी विभिन्न शब्दों के साथ सा, सी, से का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से 5 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखें। तो आपको 5 वाक्य लिखने हैं। चलिए देखिए उत्तर है। यहाँ 5 वाक्यों में सा, सी, से का प्रयोग समानता दिखाने के लिए किया गया है। जैसे उसकी मुस्कान चांदनी सी खिल रही थी। मुस्कान किसकी तरह से? चांदनी की तरह से। नदी का पानी कांच सा साफ था। नदी का पानी किस तरह? कांच सा। समानता दिखाया गया। हवा में ठंडक बर्फ सी महसूस हो रही थी। हवा में ठंडक बर्फ सी महसूस हो रही थी। ठंडक कैसे महसूस हो रही? बर्फ से। पेड़ की शाखाएं मानो बाहें सी फैली हुई थी। शाखाएं किसकी तरह से? बाहों की तरह से। वह दौड़ा जैसे बिजली सी तेजी से। बिजली सी तेजी से। तो यहाँ पर दौड़ा बिजली से। इस तरह से आप सासी का प्रयोग करते हुए अन्य वाक्य भी बनाएंगे। पाठ से आगे आपकी बात। रहेगा धरा पर एक दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। यदि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य समझ ले और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करे तो पूरी दुनिया सुंदर बन जाएगी। आप भी दूसरों के लिए प्रतिदिन बहुत से अच्छे कार्य करते होंगे। आपने उन कार्यों के बारे में बताइए। अपने उन कार्यों के बारे में बताइए। आपकी बात क्या है? रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। यदि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य समझ ले और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करे तो पूरी दुनिया सुंदर बन जाएगी। आप भी दूसरों के लिए प्रतिदिन बहुत से अच्छे कार्य करते होंगे। अपने उन कार्यों के बारे में बताइए। यानी भलाई के कार्य कौन कौन से हो सकते हैं जिससे समाज को लाभ हो। तो उत्तर आप लिखेंगे। हर व्यक्ति अपने जीवन में कई छोटे छोटे अच्छे कार्य करता है जो समाज और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाते हैं। जैसे सहायता करना, प्रकृति का ख्याल करना, पेड़ पौधे आदि का, सकारात्मकता फैलाना, सकारात्मक सोच जिसे सांप्रदायिक दंगे जैसे न हो, दान करना, समय पर किसी का मदद करना इत्यादि। इस तरह के छोटे छोटे कार्य जीवन में सकारात्मकता लाते हैं और समाज को बेहतर बनाते हैं। खैर, इस कविता में निराश न होने, चुनौतियों का सामना करने और सबके सुख के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है। यदि आपको अपने किसी मित्र को निराश न होने के लिए प्रेरित करना हो तो आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे? अपने समूह में बताइए। यानी आपका मित्र निराश न हो इसके लिए आप क्या करेंगे? उत्तर। यदि मुझे अपने किसी भी मित्र को निराश न होने और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करना हो तो मैं उसे सकारात्मकता और आत्मविश्वास की ओर प्रोत्साहित करूंगा। किसकी ओर? सकारात्मकता और आत्मविश्वास की ओर। मैं उसे सहानुभूति दिखाकर, उदाहरण देकर, प्रोत्साहित करके, सहयोग की पेशकश करके इत्यादि तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। यानी ये सब तरीके हैं जिससे मैं उसे समझाऊंगा कि वह निराश न हो। क्या आपको कभी किसी ने कोई कार्य करने के लिए प्रेरित किया है? कब, कैसे? इस घटना के बारे में बताइए। नहीं, आपको कभी किसी ने कोई कार्य करने के लिए प्रेरित किया है? कब, कैसे? इस घटना के बारे में आपको बताना है। तो छात्र स्वयं करें। अमावस्या और पूर्णिमा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा से। आप अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा के होने का क्या कारण है? यानी अब का विज्ञान
और सामाजिक विज्ञान दोनों से संबंध यहाँ जोड़ा जा रहा है। आप आकाश में रात को चंद्रमा अवश्य देखते होंगे। क्या चंद्रमा प्रतिदिन एक सा दिखाई देता है? तो उत्तर आपका आएगा नहीं, चंद्रमा घटता बढ़ता दिखाई देता है। आइए जानते हैं कि ऐसा कैसे होता है। आप जानते ही हैं कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जबकि पृथ्वी सूर्य की, यानी चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करता है क्योंकि पृथ्वी का उपग्रह है, और पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा करता है। आप यह भी जानते हैं कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। लेकिन पृथ्वी के कारण सूर्य के कुछ प्रकाश को चंद्रमा तक जाने में रुकावट आ जाती है, यानी चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो अमावस्या होता है। इससे पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जो प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है। यानी जिस तरह से आपका छाया जो है दिन निकलने से लेकर के दिन डूबने तक घटता बढ़ता है, उसी तरह से वह भी घटती बढ़ती रहती है। सूरज का जो प्रकाश बिना रुकावट चंद्रमा तक पहुंच जाता है, उसी से चंद्रमा चमकदार दिखता है। यानी जो बिना रुके सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पहुंचता है, उसी से चंद्रमा चमकदार होता है। इसी छाया और उजले भाग की आकृति में आने वाले परिवर्तन को चंद्रमा की कला कहते हैं, चंद्रकला, चंद्रमा की कला कहते हैं। चंद्रमा की कला धीरे धीरे बढ़ती जाती है और पूर्णिमा की रात चंद्रमा पूरा दिखने लगता है। पूर्णिमा की रात चंद्रमा पूरा दिखने लगता है, पूर्णिमा चंद्रमा पूरा दिखाई देने लगता है। इसके बाद कला धीरे धीरे घटती जाती है, यानी यहाँ से घटती जाती है, इसलिए कृष्ण पक्ष कहते हैं, और यहाँ से अमावस्या से बढ़ती जाती है। और अमावस्या वाली रात चाँद दिखाई नहीं देता, यानी जिस दिन अमावस्या होता है उस दिन चाँद दिखाई नहीं देता है। चंद्रमा की कलाओं के घटने के दिनों को कृष्ण पक्ष की कहते हैं। कलाओं के घटने के दिनों को कृष्ण पक्ष को कहते हैं, यानी जो ये घटता है इसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। कृष्ण शब्द का अर्थ है काला भी है, कृष्ण शब्द का एक अर्थ काला भी है। इसी प्रकार चंद्रमा की कलाओं के बढ़ने के दिनों को शुक्ल पक्ष कहते हैं, यानी यहाँ से बढ़ता है तो ये शुक्ल पक्ष है। शुक्ल शब्द का एक अर्थ उजला भी है, तो जान लिए। पूर्णिमा जिस दिन चंद्रमा पूर्ण दिखाई देती है, अमावस्या जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता। पूर्णिमा से प्रतिदिन चंद्रमा घटता जाता है और अमावस्या आकर के वह एकदम दिखाई नहीं देता है। पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक के समय को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। अब अमावस्या के बाद फिर चंद्रमा एक दिन बढ़ता जाता है और पूर्णिमा तक बढ़ता रहता है, तो यह प्रतिदिन बढ़ता है, इसलिए इस समय को हम क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष कहते हैं। अब नीचे दिए गए चित्र में अमावस्या, पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को पहचानिए और ये नाम उपयुक्त स्थानों पर लिखिए। यदि पहचानने में कठिनाई हो तो आप अपने शिक्षक, परिजनों या इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हैं। चित्र देख रहे हैं, अमावस्या है, इसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हुए पूर्णिमा आ रहा है। अब यहाँ से धीरे धीरे घटते हुए एकदम अमावस्या जा रहा है, तो आप उत्तर इस तरह लिखेंगे कि प्रथम दो पंक्तियाँ पहली और दूसरी शुक्ल पक्ष की तथा अंतिम दो पंक्तियाँ कृष्ण पक्ष की हैं, और अंतिम दोनों पंक्तियाँ किसकी हैं? कृष्ण पक्ष की, क्योंकि यहाँ चंद्रमा घटता है और यहाँ चंद्रमा क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। जब बढ़ रहा है तो शुक्ल पक्ष होगा पूर्णिमा तक, और घट रहा है तो अमावस्या तक क्या होगा? कृष्ण पक्ष। तिथिपथ, तिथिपथ कैलेंडर देख रहे हैं आपने? तिथिपथ कैलेंडर अवश्य देखा होगा। उसमें साल के सभी महीनों की तिथियों की जानकारी दी जाती है। नीचे तिथिपत्र के एक महीने का पृष्ठ दिया गया है, इसे ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस तिथिपत्र को आपको ध्यान देना है। प्रश्न है, दिए गए महीनों में कुल कितने दिन हैं? तो इस महीने में जनवरी 2023 में कितने दिन हैं? 31। तो उत्तर आप लिख देंगे दिए गए महीनों में 31 दिन है। पूर्णिमा और अमावस्या किस दिनांक और वार को
पड़ रही है। तो पूर्णिमा यहाँ देख रहे हैं 6 शुक्रवार और अमावस्या यहाँ 21 को शनिवार को। तो आप इसे लिख देंगे, पूर्णिमा 6 जनवरी शुक्रवार को और अमावस्या 21 जनवरी शनिवार को पड़ रही है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी में कितने दिनों का अंतर होता है? तो कृष्ण पक्ष की सप्तमी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी में जान लीजिए कितने दिन का हो सकता है, 14 दिनों का अंतर हो सकता है, क्योंकि 15वें दिन सप्तमी पड़ ही जाएगा। एक पक्ष कितने दिन के होते हैं? 15 दिन के। इस महीने में कृष्ण पक्ष में कुल कितने दिन हैं? तो महीने में कृष्ण पक्ष के कितने दिन हैं? ध्यान दीजिए, 15 दिन। कितने दिन है? 15 दिन, क्योंकि अधिकतर शुक्ल पक्ष है। तो आपके कृष्ण पक्ष के कितने हैं? प्रतिपदा 7 से लेकर के और कहाँ तक? अमावस्या तक आपके कृष्ण पक्ष हैं। बसंत पंचमी की तिथि बताइए। तो बसंत पंचमी की तिथि ठीक है 26 जनवरी। कब है? 26 जनवरी। इस तरह से आप कैलेंडर को देख करके उत्तर देंगे। आज की पहेली। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाएं। पवन शब्द का अर्थ है हवा। नीचे एक अक्षर डाल दिया गया है। इसमें पवन के लिए उपयोग किए जाने वाले अलग अलग नाम या शब्द छिपे हैं, इसमें छिपे हुए हैं। आपको उन्हें खोजकर उन पर घेरा बनाना है, जैसा एक हमने पहले से बना दिया है। देखते हैं आप कितने सही नाम या शब्द खोज पाते हैं। देख रहे हैं हवा का जैसे बना है, तो आप बना करके यहाँ लिख देंगे हवा। ऐसे दूसरा शब्द क्या होगा? खोजेंगे जैसे अनिल, अब यहाँ लिखेंगे अनिल। तीसरा पवन, यहाँ उत्तर भी आप दे देंगे पवन। इसके बाद मारुत, मारुत मीन्स हवा होता है, लिख देंगे मारुत। इसके बाद ब्यार, ब्यार मीन्स हवा होता है। इसके बाद है समीर, समीर मीन्स भी हवा होता है। इसके बाद है वायु, वायु मीन्स भी हवा होता है, यहाँ लिख देंगे। इसके बाद एक वात, वात मीन्स भी हवा होता है। इस तरह से इस शब्द जाल से इतने शब्द हवा के पर्यायवाची आए, तो आप इसे भी इस तरह से कर देंगे। खोजबीन के लिए कविता संबंधित कुछ रचनाएं दी गई हैं। इन्हें पुस्तक में दिए गए QR कोड की सहायता से पढ़ें, देखें व समझें। हम सब सुमन एक उपवन के, बढ़े चलो, रोज़ बदलता कैसे चाँद भाग एक, रोज़ बदलता कैसे चाँद भाग दो। इन सबको आपको खोजबीन करना है। उत्तर पुस्तकालय या इंटरनेट की सहायता से आप स्वयं से ही करेंगे। धन्यवाद। आज बस इतना ही।